अध्याय 15। विशाल फ्रीजर को निगलना। रोशन, जिसकी आंखें लाल हो गई थीं, अचानक खड़ा हुआ। उसने अपनी बंदूक से सेफ्टी हटाई और सीधा विंडशील्ड पर गोलियों की बौछार कर दी। राटाटाट, चिंगारियां उड़ीं और गोलियां बेतरतीब ढंग से उछलकर इधर उधर गईं, लेकिन विंडशील्ड पर खरोंच तक नहीं आई। रोशन को यह नहीं पता था कि वेल 03 हैवी गैस टर्बाइन लोकोमोटिव प्लेनेटरी ऑर्बिटल रेल के लिए डिज़ाइन किया गया पहली पीढ़ी का लोकोमोटिव था। 450 किलोमीटर घंटा की शीर्ष गति वाले इस लोकोमोटिव का विंडशील्ड एक विशेष मिश्रित फाइबर और उच्च शक्ति वाले कांच से बना था, जिस पर सामान्य राइफल की गोलियों का कोई असर नहीं होता था। शांत हो जाओ, कमबख्त। गोलीबारी की बहरा कर देने वाली आवाज़ से मालगाड़ी का प्लेटफॉर्म गूंज उठा, जिससे उसका बड़ा भाई जीतन आग बबूला हो गया और उस पर चिल्लाया, क्या तुम हमें मरवाना चाहते हो? अगर तुमने उन राक्षसों को यहाँ बुला लिया तो हम सब मारे जाएंगे। लेकिन भाई, अंदर एक लड़की है। रोशन अब बेताब हो चुका था। वह घूंट पर घूंट निगलता हुआ ट्रेन के अंदर देख रहा था। उसका चेहरा हताशा से भरा था। वह पूनम से आंखें नहीं हटा पा रहा था जो छिप गई थी। जीतन भी ऊपर चढ़ा और उसने खिड़की से एक झलक देखी। पूनम को देखते ही उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसकी आंखों में लालच की एक चमक कौंधी। फिर भी उसने तुरंत अपने भावों को छुपाया और एक कठोर चेहरा बनाया। जल्दी मत करो, वह कहीं भाग नहीं सकती। एक बार जब हम उस आदमी से निपट लें और ट्रेन की चाबियां ले लें तो सब कुछ हमारा होगा। हाँ हाँ, रोशन ने बार बार सिर हिलाया। उसकी गर्म नज़रें फिर से डिब्बे के अंदर पर पड़ गईं। जब वह पूनम को नहीं देख पाया तो उसने द्वेष से खिड़की पर थूक दिया, छोटी खूबसूरती, बस तुम इंतजार करो। जैसे ही वह जाने वाला था, वह अचानक रुका और उसके चेहरे पर एक अश्लील मुस्कान फैल गई। उसने अपनी पैंट की जिप खोली और निर्लजता से ट्रेन की खिड़की पर पेशाब कर दिया, एक विकृत संतुष्टि का अनुभव करते हुए, और फिर अपनी बंदूक लेकर चला गया। फ्रीजर के अंदर राघव ने पूनम से बाहर की स्थिति के बारे में जानकारी ली। उसकी आंखों में एक ठंडा दृढ़ संकल्प था। उन्हें अनदेखा करो, बस गाड़ी नंबर 1 में आराम करो। अगर भूख लगे तो कुछ खा लेना, उसने शांत लहजे में निर्देश दिया। राघव, पूनम की आवाज़ कांप रही थी। क्या तुम मुसीबत में तो नहीं पड़ोगे? मैं नहीं पड़ूंगा, राघव ने समान रूप से जवाब दिया। वॉकी टॉकी को दूर रखते हुए राघव ने फ्रीजर के अंदर पर ध्यान केंद्रित किया। वाणिज्यिक फ्रीजर का ब्लूप्रिंट स्कैन पूरा करने के बाद उसने अपना हाथ उस पर रखा और एक भी सेकंड बर्बाद किए बिना यांत्रिक रूप से उसे निगलना शुरू कर दिया। निगलने की प्रगति 1%। जैसे ही प्रगति पट्टी दिखाई दी, राघव को एहसास हुआ कि इस बड़े फ्रीजर को निगलना उतना ही मुश्किल था जितना उसने पहले छोटी मालगाड़ी को निगला था। और इस कमरे में केवल एक ही फ्रीजर नहीं था। आज बहुत समय है, मैं इन सब को निगल लेता हूँ। राघव के लिए यह एक दुर्लभ अवसर था। हालांकि भोपाल शहर के डार्क टाइड्स से बचना उसकी सबसे पहली प्राथमिकता थी, लेकिन यहाँ फंसे होने का मतलब था कि वह इस समय का उपयोग अपनी क्षमताओं को मजबूत करने के लिए कर सकता था। वह आदमी कहाँ है? फ्रीजर के बाहर जीतन और रोशन वापस लौटे और देखा कि परिमिता और लड़का पहरा दे रहे हैं। बूढ़ी महिला ने अधीरता से मुंह बना लिया। वह अंदर छिपा हुआ है, उसे अभी के लिए छोड़ दो। ट्रेन की क्या स्थिति है? रोशन का उत्साह साफ झलक रहा था। माँ, मैंने और भाई ने जांच की, उसमें निश्चित रूप से केवल एक ही महिला है। मैं शर्त लगा सकता हूं कि डिब्बे सामान से भरे हुए हैं, हमें खजाना मिल गया है। बूढ़ी महिला ने सिर हिलाया। तुम दोनों कुछ औजार ढूंढो, जब तक दिन का उजाला है। देखो कि क्या तुम फ्रीजर का दरवाज़ा खोल सकते हो। मैं किसी भी उलझन से बचना चाहती हूँ। कौन जानता है कि फिर से कुल अंधेरे के कितने दिन आने वाले हैं। मुझे नहीं लगता कि मेरी पुरानी हड्डियाँ एक और लंबी रात में बच पाएंगी। मैं भी यही सोच रहा था। जीतन भी उतना ही बेचैन था। ऐसा सुनहरा मौका मिलने पर वह जितनी जल्दी हो सके इसका फ़ायदा उठाना चाहता था। एक संक्षिप्त चर्चा के बाद समूह ने फ्रीजर का दरवाज़ा जबरदस्ती खोलने के लिए लोहे की पाइप और सब्बल खोजने के लिए निकल पड़ा। अब शाम के 5 बज चुके थे। रात होने से 2 घंटे से भी कम समय था। अगर वे अंधेरा होने से पहले दरवाज़ा नहीं खोल पाते तो उन्हें कल तक इंतज़ार करना पड़ता। इसी बीच फ्रीजर के अंधेरे कोने में राघव ने असहनीय बदबू को सहन करते हुए विशाल फ्रीजर को निगलना जारी रखा। निगलने की प्रगति 80%। निगलने की प्रगति 95%। लगभग 1 घंटे के बाद विशाल फ्रीजर अंततः लगभग पूरी तरह निगल लिया गया था। उसी समय फ्रीजर के दरवाजे से ज़बरदस्ती खोलने और ठोकने की आवाज़ें गूंजने लगी थीं। हालांकि राघव खास चिंतित नहीं था। जब उसने दरवाज़ा बंद किया था तो उसने पहले ही स्कैन कर लिया था। 150 मिलीमीटर मोटा कम तापमान वाला फ्रीजर का दरवाज़ा बाहर से स्टेनलेस स्टील और एल्यूमिनियम से बना था, जिसमें पॉलीयूरेथेन और फाइबरग्लास का एक भारी इंसुलेशन कोर था। उसकी क्षमता से ताले को मजबूत किए जाने के बाद उसे केवल लोहे की पाइप या सब्बल का उपयोग करके खोलना लगभग असंभव था। जब तक उनके पास हाइड्रोलिक कट या आरी नहीं होती, तब तक वे कोई प्रगति नहीं कर पाते, जिसके कारण 1 घंटे से अधिक समय से ठोकने पीटने की आवाज़ें आ रही थीं।
शोर को नज़रअंदाज करते हुए राघव ने शांत होकर फ्रीजर को निगलना जारी रखा। दूसरी ओर पूनम ट्रेन के अंदर बेचैनी से इधर उधर टहल रही थी, उसकी नसें तनाव में थीं। हालांकि उसे तुरंत एहसास हुआ कि घबराने से कोई फायदा नहीं होगा। युवा लड़की की हालत जांचने के बाद उसने ट्रेन को साफ सुथरा करते हुए तीनों डिब्बों में सामान व्यवस्थित करना शुरू कर दिया। निगलना पूरा हुआ। यांत्रिक ऊर्जा जोड़ 2-5, यांत्रिक निगलने की दक्षता जोड़ 8, बोनस इनाम शक्ति जोड़ 3, बचाव जोड़ 1। फ्रीजर के भीतर गहरे में राघव की आंखें जगमगा उठी जब उसने अपने सामने हल्की स्क्रीन पर सूचना पढ़ी। एक बड़ा इनाम। कमरे को स्कैन करते हुए उसने 3 और एक जैसे बड़े फ्रीजर देखे। अगर वह उन सभी को निगल लेता तो उसके इनाम काफ़ी गुना बढ़ जाते। यांत्रिक निगलना LV.1 286/300। उसका निगलने का कौशल भी स्तर बढ़ाने के करीब था। एक बार अपग्रेड होने के बाद उसकी निगलने की दक्षता और भी बेहतर हो जाएगी। इस विचार से उत्साहित होकर राघव ने समय बर्बाद नहीं किया, वह दूसरे फ्रीजर की ओर बढ़ा और निगलने की प्रक्रिया शुरू कर दी। बाहर जीत और रोशन थक चुके थे। दोनों भाई, जिनके चेहरे लाल और पसीने से भीगे हुए थे, उन्होंने मुड़ी हुई लोहे की पाइप और सब्बल का ढेर फेंक दिया था। धत, ये कमबख्त दरवाज़ा टस से मज नहीं हो रहा। बूढ़ी महिला पास खड़ी थी, उसकी अभिव्यक्ति बदल रही थी क्योंकि उसने अंधेरे होते आसमान को देखा। माँ, पिछली कुछ रातों में वे राक्षस यहाँ नहीं घुस पाए। अगर वे भी इसे नहीं खोल पाए तो यह कोई हैरानी की बात नहीं है कि हम भी नहीं खोल सकते, परिमिता ने घबराते हुए कहा। हाँ, ये दरवाज़ा बहुत मजबूत है। धिक्कार है, रोशन ने कड़वाहट से शाप दिया। रोशन ने गुस्से में लोहे की पाइप जमीन पर फेंक दी। हालांकि वह लगातार शाप दे रहा था, हर रात वह गुप्त रूप से प्रार्थना करता था कि दरवाज़ा यथासंभव मजबूत बना रहे, एक स्पष्ट मानसिक विरोधाभास। ठीक है, इसे रोको, बूढ़ी महिला ने आदेश दिया, उसकी आवाज़ में अंतिम फैसला था। वह जानती थी कि जारी रखना व्यर्थ है, खासकर जब उन्होंने जो हंगामा किया था उससे अब कई पच्चापें गोदाम की ओर आ रही थीं। लगभग अंधेरा हो गया है, चलो अभी के लिए छिप जाते हैं। वैसे भी हमने उसे उस लोहे की चेन से बंद कर दिया है, वह कहीं नहीं भागेगा। देखने में ऐसा लगता है कि उस आदमी के बिना ट्रेन शायद नहीं चल सकती। जब तक वे भाग नहीं सकते वे अंततः खुद ही हार मान लेंगे, उसने तर्क दिया। माँ सही कहती है, ठीक है, ऐसा ही करते हैं। क्या हम आज ट्रेन में नहीं जा रहे हैं? मोटे लड़के ने पूछा, उसके चेहरे पर निराशा झलक रही थी। आज नहीं, हम एक और रात यहीं रहेंगे। पिछले कुछ दिनों से दास परिवार उसी फ्रीजर के अंदर छिपा हुआ था जहां उन्होंने चारा डालने का जाल बिछाया था। हालांकि उस फ्रीजर के दरवाजे का ताला टूटा हुआ था, इसलिए वे अंदर से उसे सहारा देने के लिए लोहे की पाइप का उपयोग करते थे, जिससे वह रात के समय सुरक्षा के लिए पर्याप्त रूप से सुरक्षित हो जाता था। बीप 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 बीप, राघव की घड़ी का अलार्म बजा, जिससे उसकी आंखें सनकरी हो गईं। वह जानता था कि रात होने वाली है। ट्रेन में पूनम ने सभी ब्लैकआउट पर्दे लगा दिए थे और राघव के जवाब का बेचैनी से इंतजार कर रही थी। उसकी नज़र गाड़ी में पड़ी बेहोश लड़की की ओर चली गई। अपनी चिंता को दबा नहीं पाए, वह लड़की की सांस जांचने के लिए पास गई। ये पुष्टि करने के बाद कि वह अभी भी जीवित थी, पूनम का चेहरा पजल्ड हो गया। लड़की को पूरे 2 दिन हो गए थे सोए हुए। शाम 6:45 बजे अंधेरा छा गया और पूरे मालगाड़ी के प्लेटफॉर्म को अपने आगोश में ले लिया। ज़ॉम्बी की धीमी कराहटें और भयानक घसीटते हुए पैरों की आवाज़ें रात में गूंज उठीं। पूनम के कानों में हल्की सरसराहट की आवाज़ें तेज हो गईं, जिससे उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वह सोफे पर सिकुड़ कर बैठ गई, वॉकी टॉकी को कसकर पकड़ लिया और खुद को एक कंबल में लपेट लिया, जैसे कि वह बाहर के अराजकता से उसकी एकमात्र ढाल हो। इस बीच दास परिवार दूसरे फ्रीजर में पीछे हट गया था। उन्होंने लोहे की पाइप और सब्बल से दरवाजे को सहारा दिया और फ्रीजर के अंदर एक कोने में दुबक गए। खाते हुए वे आपस में फुसफुसा रहे थे, अपनी अगली चाल की रणनीति बना रहे थे। शाम 7:32 बजे तक राघव ने दूसरे बड़े फ्रीजर को निगलना पूरा कर लिया था। निगलना पूरा हुआ। यांत्रिक ऊर्जा जोड़ 2-5, यांत्रिक निगलने की दक्षता जोड़ 8, बोनस इनाम शक्ति जोड़ 2, गति जोड़ 1, बचाव जोड़ 1। रात 9:14 बजे उसने तीसरे फ्रीजर को निगलना पूरा कर लिया। निगलना पूरा हुआ। यांत्रिक ऊर्जा जोड़ 2-5, यांत्रिक निगलने की दक्षता जोड़ 8, बोनस इनाम शक्ति जोड़ 1। हालांकि इस फ्रीजर से उसे उतने अधिक गुण इनाम नहीं मिले थे, लेकिन राघव का उत्साह बढ़ गया। उसका यांत्रिक निगलने का कौशल आखिरकार LV2 हो गया था। अध्याय 16, बाघों को भेड़ियों के लिए चलाना। वर्तमान यांत्रिक हृदय स्तर LV.1 285/500। टिप: यांत्रिक हृदय को अपग्रेड करने से विशेष कौशल पुरस्कार मिलते हैं। LV.3, LV.6 और LV.9 पर रहस्यमय जागरण उपलब्ध हैं। आधारभूत गुण: शक्ति LV.13350 गति, LV.1950 बचाव,
LV.0230। वर्तमान आधारभूत कौशल यांत्रिक निगलना LV.2250। यांत्रिक विनिर्माण LV.1112/300। यांत्रिक स्कैनिंग निष्क्रिय। यांत्रिक मरम्मत निष्क्रिय। यांत्रिक संचालन निष्क्रिय। विशेष कौशल वायु तोप LV.112100। चमकती हुई स्क्रीन को देखते हुए राघव अपने शरीर के अंदर यांत्रिक हृदय को जोर से दहाड़ता हुआ महसूस कर सकता था। एक सिहरन उसके शरीर से गुजर गई और उसका पूरा शरीर उत्साह से कांप उठा। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपना ध्यान अंतिम फ्रीजर पर केंद्रित किया। निगलने की प्रगति 2%। प्रगति पट्टी पहले से कहीं अधिक तेजी से चलने लगी, उसकी आंखों के सामने स्पष्ट रूप से गति पकड़ रही थी। जैसा मैंने सोचा था, निगलने की दक्षता में सुधार एक वरदान था। इससे न केवल महत्वपूर्ण क्षणों में उसका कीमती समय बचा, बल्कि निगलने के जोखिम भी बहुत कम हो गए। राघव ने अपनी घड़ी पर नजर डाली, टाइमर शुरू किया और सामने के काम पर ध्यान केंद्रित किया। निगलने की प्रगति 10%, 20%, 50%, 80%, 99%। इतनी तेजी से अपनी घड़ी पर टाइमर की जांच करते हुए राघव ने देखा कि जहां पहले के फ्रीजरों में से प्रत्येक में लगभग 1 घंटे 40 मिनट लगे थे, वहीं अंतिम फ्रीजर में केवल 55 मिनट लगे थे, 1 घंटे से भी कम। उसकी दक्षता लगभग दोगुनी हो गई थी। जैसे ही राघव अपने उत्साह को शांत करने वाला था, उसके सामने सुनहरी रोशनी की एक चमक दिखाई दी। निगलना पूरा हुआ। यांत्रिक ऊर्जा जोड़ 25। यांत्रिक निगलने की दक्षता जोड़ 6। बोनस इनाम, आपने आइस शील्ड कौशल प्राप्त किया है। आइस शील्ड एक फ्रीजर से राघव एक पल के लिए जम गया। ऐसा लग रहा था कि उसे जो कौशल मिलते थे वे उस मशीनरी या उपकरण के प्रकार से संबंधित थे जिसे वह निगलता था। चमकते हुए पैनल को देखते हुए उसने देखा आइस शील्ड LV.1110। उत्सुक होकर उसने इसे परखने का फैसला किया। उसने ध्यान केंद्रित किया और एक विचार के साथ अपना हाथ उठाया। कड़क कड़क कड़क। एक पल में एक छोटी अर्धगोलाकार नीली बर्फ की ढाल जमीन से उठी, जिसने उसे घेर लिया। यह उसके कंधों को ढकने के लिए पर्याप्त ऊंची थी। अरे बाप रे! राघव ने अपनी टॉर्च से उस बर्फ की ढाल पर रोशनी डाली जिसे उसने हवा में से बनाया था। वह अवाक रह गया। ढाल बहुत मोटी नहीं थी, लगभग एक हथेली की चौड़ाई की। धटाक! उसने एक छोटी ब्लेड से ढाल पर प्रहार किया, जिससे एक धीमी आवाज आए, ठीक उसी तरह जैसे सालों से जमी हुई चट्टान कठोर बर्फ पर नक्काशी की जा रही हो। इसकी कठोरता उसके अनुमान से कहीं अधिक थी। उसी समय उसने अपनी ऊर्जा में एक तेज कमी महसूस की, जिससे उसे थोड़ा चक्कर आने लगा। इस कौशल का उपभोग बहुत ज्यादा है और यह ढाल शायद गोलियों को नहीं रोक सकती। ये केवल आपात स्थितियों के लिए अच्छी है, वास्तव में लायक नहीं है। उसने निराशा में बुदबुदाया। 1 मिनट रुको। भौहें चढ़ाते हुए राघव ने फिर से बर्फ की ढाल की सावधानीपूर्वक जांच की। एक संक्षिप्त चुप्पी के बाद वह आगे बढ़ा, अपनी जीभ बाहर निकाली और ढाल को चाटा। ये गंधहीन, स्वादहीन और ताजगी भरी ठंडी थी। उसकी आंखें अचानक चौड़ी हो गईं क्योंकि एक चौंकाने वाला एहसास उसे हुआ। रुको, ये शुद्ध बर्फ है, हवा में से बनाई गई है। अगर ऐसा है तो क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि मेरे पास पीने का पानी कभी खत्म नहीं होगा? सर्वनाश में साफ पानी एक अमूल्य संसाधन था। अब वह इसे हवा में से जादू से प्रकट कर सकता था। हालांकि ऊर्जा की खपत ज्यादा थी, लेकिन इसका लाभ लागत से कहीं ज्यादा था। राघव आनंद से भर गया। उसने उत्सुकता से अपनी चाकू से बर्फ का एक टुकड़ा तोड़ा और उसे अपने मुंह में डाल लिया। ठंडी सनसनी उसके पूरे शरीर में फैल गई, जिससे उसका दिमाग तुरंत साफ हो गया, जो फ्रीजर की गंदी हवा से उलझ गया था। समय की जांच करते हुए राघव फ्रीजर के दरवाजे की ओर बढ़ा। यांत्रिक हृदय को सक्रिय करते हुए उसने दरवाजे के ताले और कब्जों को खोल दिया। दरवाजा थोड़ा सा खुला, लेकिन बाहर से बंधी लोहे की चेन से रुक गया। धिक्कार है बूढ़ी चुड़ैल को, राघव ने धीरे से शाप दिया, यह महसूस करते हुए कि दास परिवार ने उसके भागने से रोकने के लिए दरवाजे से छेड़छाड़ की होगी। लेकिन भागना उसका लक्ष्य नहीं था। क्लिक। अपनी टॉर्च जलाकर राघव ने दरवाजे में दरार का उपयोग करके उस दूसरे फ्रीजर का स्थान सुनिश्चित किया जहां दास परिवार छिपा हुआ था। उसने टॉर्च बंद कर दी और अपनी उंगली को गैप से बाहर निकाला, अपनी ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित किया। फूफ! एक शांत वायु तोप बाहर निकली। प्रक्षेप्य दास परिवार के फ्रीजर के स्टेनलेस स्टील के दरवाजे से एक बहरा कर देने वाली गड़गड़ाहट के साथ टकराया। बूम! अचानक हुए विस्फोट ने गोदाम में गरज की तरह गूंजकर रात की चुप्पी को तोड़ दिया। फ्रीजर के अंदर दास परिवार डर से उछल पड़ा। वहां कौन है? अचानक हुए हमले से चौंककर भाइयों ने अपनी पिस्तौल पकड़ ली। लेकिन बाहर वे केवल घुप अंधेरा देख सकते थे। क्या ये कोई राक्षस है? मोटा लड़का परिमिता के पीछे दुबक गया, उसका चेहरा डर से पीला पड़ गया था। डरो मत, डरो मत, चुप रहो, आवाज मत करो, बूढ़ी महिला ने घबराहट से फुसफुसाया, उसका चेहरा दहशत से भर गया था। जीत, रोशन, गोली मत चलाना।
अगर हम किसी चीज़ को यहाँ बुलाते हैं तो हमारा काम तमाम हो जाएगा। भाइयों ने सिर हिलाया, घबराकर घूंट निगलते हुए। अतिरिक्त सावधानी के लिए बूढ़ी महिला ने वह इलेक्ट्रॉनिक लाइट बंद कर दी जिसे वे रात के खाने के लिए उपयोग कर रहे थे। फ्रीजर पूरी तरह से अंधेरे में डूब गया। बेचैनी सभी के दिलों में रेंगने लगी। फ्रीजर के दरवाजे के दूसरी तरफ राघव ठंडे निश्चय के साथ खड़ा था। तो तुम्हें लोगों को जार में कछुओं की तरह फंसाना पसंद है? ठीक है, चलो मैं तुम्हें सिखाता हूं कि जार क्या है और आज कछुआ कौन है। फूफ, एक और वायु तोप चुपचाप बाहर निकली, दास परिवार के फ्रीजर के दरवाजे से टकरा गई। बहरा कर देने वाली बूम की आवाज़ फिर से पूरे गोदाम में गूंज उठी। बूम, अंदर। दास परिवार फिर से डर से उछल पड़ा। अब वे और स्थिर नहीं बैठ सकते थे। बाहर कुछ है, बाहर कुछ है। रोशन अपनी राइफल पकड़े हुए कांपना बंद नहीं कर पा रहा था। धत, यह क्या बला है? दो विशाल विस्फोटों ने परिवार को डराने से कहीं ज्यादा किया था। बाहर ज़ॉम्बी की धीमी कराहटें जल्दी ही एक कान फाड़ देने वाली कोलाहल में बदल गईं क्योंकि मरे हुए लोग गोदाम की ओर उमड़ पड़े। लेकिन ये सिर्फ ज़ॉम्बी नहीं थे। एक और भयानक सरसराहट की आवाज़, जैसे कोई विशाल चीज़ धातु पर घसीट रही हो, और तेज़ हो गई। खड़ी हुई ट्रेन की बोगियों से निकलने वाली घर्षण की चीखें कान फाड़ रही थीं। राघव आवाज़ सुनकर तुरंत उस पीले सफ़ेद दानव के बारे में सोचा जिससे उसका पहले सामना हुआ था। उसका दिल सिकुड़ गया, लेकिन वह अब पीछे नहीं हट सकता था। अपनी सीमित रात की दृष्टि से उसने अनगिनत छायाओं को बाहर से गोदाम में भरते हुए देखा। भयानक चीखें और गुर्राहटें पूरे स्थान पर गूंज रही थीं, जिससे उसकी खोपड़ी में सिहरन दौड़ गई। फूफ, बिना किसी हिचकिचाहट के राघव ने तीसरी वायुतोप चलाई। यह अभी तक का सबसे महत्वपूर्ण और घातक शॉट था। उसे यह सुनिश्चित करना था कि भीड़ का लक्ष्य पूरी तरह से बदल जाए। अगर ऐसा नहीं होता तो उसकी अपनी स्थिति खतरे में पड़ जाती। फ्रीजर के अंदर दास परिवार ने स्पष्ट रूप से ज़ॉम्बी को अंदर घुसते हुए सुना। वे पांचों एक कोने में दुबक गए, उनके चेहरे दहशत से पीले पड़ गए थे। जीतन और रोशन ने अपनी बंदूकें कसकर पकड़ी हुई थीं, उनकी आंखें अंधेरे में इधर उधर देख रही थीं। घबराओ मत, घबराओ मत। जीतन ने सभी को शांत करने की कोशिश की, हालांकि उसकी अपनी आवाज़ कांप रही थी। दरवाज़ा बहुत मजबूत है, सब बल भी इसे नहीं खोल सके। वे चीज़ें अंदर नहीं आ सकती। बूम, तीसरा विस्फोट एक गड़गड़ाहट की तरह दरवाजे से टकराया, जिससे धातु की संरचना एक ढोल की तरह हिल गई। ऐसा लग रहा था जैसे वे एक स्टील के बैरल के अंदर बैठे हों, जिसकी बहरा कर देने वाली प्रतिध्वनि उनकी आत्मा को हिला रही थी। मोटे लड़के ने एक डरावनी चीख निकाली। तभी बूढ़ी महिला ने अपने हाथ से उसका मुंह दबा दिया। चुप हो जाओ, अब हम क्या करें, अब हम क्या करें? सब ठीक है, वे अंदर नहीं आ सकते। धिक्कार है, हमें दिन में ही उस ट्रेन को ले लेना चाहिए था। हम भाग सकते थे। अब ये कहने का क्या फ़ायदा? बाहर ज़ॉम्बी शोर से पूरी तरह से भड़क गए थे। वे फ्रीजर के दरवाजे पर पागलपन में अपने पंजे मार रहे थे और जोर जोर से मार रहे थे। दरवाजे को सहारा देने वाले लोहे की पाइप और सब बल लगातार हमले के नीचे चरमरा रहे थे और कराह रहे थे। अंदर हर कोई बेकाबू होकर कांप रहा था, डर से लकवाग्रस्त हो गया था। फिर एक और आवाज़ उभरी, जो पहले से कहीं ज्यादा भयानक थी। ये चबाने की आवाज़ थी, जैसे कोई विशाल जानवर मांस और स्टील दोनों को एक साथ फाड़ रहा हो। कड़कड़ कड़कड़ कड़कड़। इस आवाज़ में भारी शक्ति थी, जिसके साथ धातु की चीखें भी थीं। स्टील खुद टूट रहा था। अंततः धड़ाम धड़ाम, फ्रीजर का दरवाज़ा तनाव के तहत झुकने लगा, धीरे धीरे रास्ता देने लगा। अंदर दास परिवार धातु को फाड़ा जाते हुए सुन सकता था। उनका आतंक उबल पड़ा, और यहाँ तक कि महिलाएं और बच्चे भी चीखने और रोने लगे। माँ, हम बर्बाद हो गए, हम क्या करें? हिचकियाँ और विलाप कमरे में भर गए। ज़ॉम्बी की गुर्राहटें और गड़गड़ाहट अब फ्रीजर के अंदर थीं, और तेज़ और करीब आ रही थीं। किसी चीज़ ने दरवाजे को तोड़ दिया था। जीतन और रोशन, जिनके चेहरे पीले और पसीने से भीगे हुए थे, आखिरकार टूट गए। अपने डर को दबाने में असमर्थ, उन्होंने अपनी बंदूकें उठाईं और जवाबी हमला करने के एक हताश प्रयास में गोलियां चला दीं। राटाटाट, बंदूक की चमक ने एक पल के लिए घुप अंधेरे फ्रीजर को रोशन कर दिया। और तभी उन्होंने उसे देखा। ज़ॉम्बी की भीड़ के बीच में एक विशाल लाल प्राणी उभरा। उसने एक तीखी चीख निकाली, उसके विशाल जबड़े धमकाते हुए फड़फड़ा रहे थे। वह प्राणी एक विशाल कनखजूरे जैसा लग रहा था, कम से कम एक वयस्क इंसान जितना मोटा और 10 मीटर से ज्यादा लंबा था। उसका शरीर लाल रंग की पपड़ियों से ढका हुआ था, और उसके अनगिनत पैर तेजी से ऐंठ रहे थे और रेंग रहे थे। सिर्फ एक झलक ही परिवार की आत्मा को कंपाने के लिए काफ़ी थी। उनकी दिल दहला देने वाली चीखें गोदाम 14 में गूंज उठीं। लेकिन कुछ ही पलों में बंदूक की आवाज़ और चीखें बंद हो गईं। जो कुछ बचा था वह ज़ॉम्बी की गुर्राहट और कनखजूरे जैसे प्राणी के अपने शिकार को भयानक तरीके से चबाने की आवाज़ थी।
इस बीच दूसरी तरफ राघव ने चुपचाप अपने फ्रीजर के दरवाजे को बंद कर दिया। अवलोकन खिड़की से उसने राक्षसी कीट की छाया की एक झलक देखी और आवाज करने की हिम्मत नहीं की। उसने शुरू में पीले सफ़ेद दानव के आने की उम्मीद की थी, लेकिन ये कहीं ज्यादा भयानक थी। चुपचाप शाप देते हुए राघव ने खुद से बुदबुदाया, यह क्या बला है? राक्षसों की परेड, ये किस तरह का दुर्स्वप्न ग्रह है? इसकी तुलना में ज़ॉम्बी अचानक पालतू, यहाँ तक कि दयनीय भी लग रहे थे। आखिरकार वे सिर्फ मानवता के उत्परिवर्तित अवशेष थे। राघव का दिल जोर से धड़क रहा था। उसकी बाघों को भेड़ियों के लिए चलाने की रणनीति लापरवाह, लगभग आत्मघाती थी। अगर कुछ भी गलत हो जाता तो अनंत ट्रेन पर छिपना भी उसके जीवित रहने की गारंटी नहीं दे सकता था। धिक्कार है। कवच को अपग्रेड करने की ज़रूरत है। हथियारों को अपग्रेड करने की ज़रूरत है। इंजन को भी अपग्रेड करने की ज़रूरत है। अध्याय 17, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव को जोड़ना। बीप 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 बीप। राघव ने अपनी घड़ी का अलार्म बंद कर दिया। 2 रातों की नींद के बाद उसका दिमाग पहले ही धुंधला महसूस होने लगा था। बाहर की भयानक आवाज़ों को सुनते हुए और फ्रीजर गोदाम से आती बदबू को सूंघते हुए वह अगले दिन शाम के 4 बजे तक रुका रहा। आखिरकार दिन का उजाला हो गया था। हालांकि ये पहले ही दोपहर हो चुकी थी, जिससे रात होने में केवल 2 घंटे और 45 मिनट बचे थे। चौकस रहते हुए राघव ने अवलोकन खिड़की से झांका। गोदाम में अच्छी रोशनी थी और वह आखिरकार बाहर का नज़ारा देख सकता था। फ्रीजर गोदाम नंबर 1 के दरवाजे में एक बड़ा छेद हो गया था। स्टेनलेस स्टील और मिश्रित सामग्री से बना मोटा, कस्टम निर्मित फ्रीजर का दरवाज़ा भयानक रूप से मुड़ा हुआ था। जमीन पर खून के छींटे पड़े थे और मांस के टुकड़े हर जगह बिखरे हुए थे, दरवाजे पर, फर्श पर और अन्य सतहों पर। कई ज़ॉम्बी अभी भी फ्रीजर के बाहर घूम रहे थे, कुछ एक आधे अधूरे खाए गए शव के अवशेषों को चबा रहे थे। राघव ने शव पर एक परिचित टैटू पहचाना। ये पहले वाला अधेड़ उम्र का आदमी लग रहा था। उसके दिल में संतोष की एक लहर दौड़ गई। तुम्हारे साथ यही होना चाहिए। सर्वनाश में जो लोग दूसरों को फंसाने और मारने के लिए जाल बिछाते हैं, वे अपनी पूरी परिवार के नष्ट होने से कम कुछ भी नहीं पाते। उसका चेहरा ठंडा हो गया क्योंकि उसने तुरंत अपनी वॉकी टॉकी उठाई और दूसरी तरफ की जांच की। पूनम, क्या तुम ठीक हो? दूसरी तरफ पूनम, जिसने एक भयानक रात सहन की थी, जब उसने राघव की आवाज़ सुनी तो आखिरकार उसने राहत की सांस ली। उसने तुरंत जवाब दिया, मैं ठीक हूँ। तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। पूनम के सुरक्षित होने का आश्वासन पाकर राघव थोड़ा आराम महसूस कर रहा था। जैसे ही उसने बाहर के क्षेत्र को स्कैन किया और पुष्टि की कि भयानक कनखजूरे जैसा प्राणी कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था, उसने जारी रखा, मैं जल्द ही वापस आऊँगा। कल की योजना पर टिके रहो। ट्रैक 4 पर एक इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव है, मुझे थोड़ी देर में तुम्हारी मदद की ज़रूरत होगी। ठीक है। बातचीत खत्म करने के बाद राघव ने फिर से फ्रीजर का दरवाज़ा खोला। गैप से झांकते हुए उसने उसे बंद रखने वाली लोहे की चेन को तोड़ने के लिए एक वायु तोप चलाई। आवाज़ सुनकर बाहर के ज़ॉम्बी गुर्राए और उसकी ओर लपके। बिना किसी हिचकिचाहट के राघव ने अपनी ब्लेड घुमाई और एक के बाद एक कई वायु तोपें चलाईं। ज़ॉम्बी को तेज़ी से मार गिराया गया। हालांकि पिछली रात के हंगामे ने बहुत ज़्यादा ज़ॉम्बी को आकर्षित किया था। जैसे ही वह गोदाम से बाहर निकला, उसने देखा कि दर्जनों ज़ॉम्बी अभी भी बाहर घूम रहे थे। एक पल सोचने के बाद वह चुपचाप गोदाम नंबर 1 की ओर बढ़ा, जो एक खाली निर्माण सामग्री का गोदाम था। वहां पहुंचकर उसने शोर मचाने के लिए कई वायु तोपें चलाईं और दर्जनों ज़ॉम्बी को सफलतापूर्वक प्लेटफॉर्म से दूर कर दिया। जब तक रात के कोई भयानक प्राणी शामिल नहीं होते, राघव की क्षमताएं साधारण ज़ॉम्बी को संभालना अपेक्षाकृत आसान बना देती थीं। जल्द ही वह प्लेटफॉर्म से भागा और उस हुआनजिंग 7F इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव तक पहुंचा जिसे उसने कल देखा था। अपने यांत्रिक हृदय को सक्रिय करते हुए उसने कॉकपिट का स्वचालित दरवाज़ा खोला। उसने लोकोमोटिव के सामने को खोल दिया, पुल कनेक्शन हटा दिए और कर्षण मोटर ने एक धीमी गड़गड़ाहट निकाली क्योंकि उसने धीरे धीरे विशाल इलेक्ट्रिक जानवर को प्लेटफॉर्म से दूर खींच लिया। इस बीच राघव ने वेल 03E से पहले डिब्बे को भी हटा दिया। क्रम को फिर से कॉन्फ़िगर करने के बाद और पूनम की सहायता से उसने हुआनजिंग 7F इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव को सफलतापूर्वक दूसरी स्थिति में जोड़ दिया। अब अनंत ट्रेन में 5 डिब्बे थे। सामने भारी कवच वाला वेल 03E हैवी गैस टर्बाइन लोकोमोटिव था, जो कॉकपिट के रूप में कार्य करता था। दूसरा डिब्बा हुआनजिंग 7F इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव था, जिसे ऊर्जा वसूली और बिजली भंडारण के लिए पुनः उपयोग किया गया था। तीसरा, चौथा और पांचवां डिब्बा रहने वाले डिब्बे थे। हुआनजिंग 7F वेल 03E से 2 गुना लंबा था, जिससे इसे एक भविष्यवादी रूप मिला। दोनों लोकोमोटिव को पुल कनेक्शन के साथ डिज़ाइन किया गया था, जिससे कर्मियों को सामने और पीछे के बीच स्वतंत्र रूप से घूमने की अनुमति मिलती थी। हालांकि चूंकि यह एक अस्थायी जोड़ था, राघव के पास इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के कवच को अपग्रेड करने का समय नहीं था।
कनेक्शन पूरा करने के बाद आगे के संशोधनों के लिए समय नहीं था। रात होने से पहले उसने नवविन्यस्तनन ट्रेन को शुरू किया, जो भोपाल एक्सप्रेस लाइन के साथ पूर्व की ओर बढ़ रही थी। छन 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 ट्रेन लगातार तेज होती गई। राघव ने गति को लगभग 80 किलोमीटर प्रति घंटा तक बढ़ा दिया। हालांकि अतिरिक्त भार के साथ उसकी शारीरिक ऊर्जा बहुत तेजी से खत्म हो रही थी। आरामबाग स्टेशन तक जाने वाले इस हिस्से में कोई सुरंग नहीं है और इलाका अपेक्षाकृत सपाट है। तुम्हें बस पटरियों को अवरुद्ध करने वाली गिरी हुई चट्टानों से सावधान रहने की जरूरत होगी, पूनम ने अपनी लॉगबुक में गति लिखते हुए सलाह दी। राघव ने सिर हिलाया। ठीक है, अगर कुछ भी होता है तो मैं तुरंत रुक जाऊंगा। कल वाले उस समूह का क्या हुआ? वे मर गए। राघव ने पूनम की ओर देखा और जोड़ा, वह पूरा परिवार घटिया था। लोगों को लूटने और मारने के लिए जाल बिछाते थे, वे सब कल रात ज़ॉम्बी द्वारा खा लिए गए। पूनम की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। वह जानती थी कि राघव सक्षम था, लेकिन उसे ये सुनकर कि एक पूरे परिवार का सफाया हो गया, वह अभी भी बेचैन थी। इतने कम समय में सामंजस्यपूर्ण सुरक्षित दुनिया जिसे वे एक बार जानते थे, एक क्रूर मारो या मरो की नरक में बदल गई थी। पूनम जैसे किसी व्यक्ति के लिए जो एक समृद्ध उच्च शिक्षित परिवार में पली बड़ी थी, इस तरह की कठोर वास्तविकता को एक बार में स्वीकार करना मुश्किल था। जस्ट ये ओएसिस काफिला है। अंतिम घोषणा, अंतिम घोषणा। यदि आपके पास आपूर्ति, हथियार या विशेष क्षमताएं हैं, तो आप जीवित रहने के अवसर के लिए हमारी टीम में शामिल हो सकते हैं। संख्या में सुरक्षा है, झूठी उम्मीद पर मत टिको। जस्ट बाहर जाने वाला मार्ग 312 राजमार्ग पूरी तरह से अवरुद्ध है। आप केवल वानिकी सड़क से ही घूम सकते हैं। पूर्वी जिले में एक विशाल ज़ॉम्बी झुंड इकट्ठा हो रहा है। जब तक बिल्कुल आवश्यक न हो, गोली न चलाएं, वरना कोई भी बाहर नहीं निकल पाएगा। जस्ट भोपाल सिटी बनकर सभी क्षमता उपयोगकर्ताओं और खूबसूरत महिलाओं का स्वागत करता है। हम भोपाल शहर में एक सैन्य श्रेणी के परमाणु बंकर में स्थित हैं, जिसमें 300 से अधिक लोग और श्रम का स्पष्ट विभाजन है। हम ध्रुवीय रात का सामना कर सकते हैं। जस्ट यह आखिरी दिन है। एक बार फिर मैं एक स्पेस कॉम्प्लेक्स के अपार्टमेंट A1304 में हूँ। पर्याप्त आपूर्ति और सर्वनाश में सबसे सुरक्षित जीवित रहने की जगह। केवल 16-30 साल की महिलाओं को स्वीकार कर रहा हूँ। 2 स्थान बाकी हैं। जस्ट यूबेई सिटी में गश्ती शिविर की रिपोर्ट। अछनेरा और अल्मोड़ा पूरी तरह से ध्रुवीय रात के शिकार हो गए हैं। मकालू पर्वत श्रृंखला के साथ पूर्वी दिशा से भोपाल शहर से लड़वा शहर और फिर हिम्मतनगर और मधुगिरी क्षेत्रों तक भयानक जीवों के एक बड़े पैमाने पर उद्भव का पता चला है। विकिरण का स्तर अज्ञात है। रेडियो पर खबर आई कि पास के अछनेरा और अल्मोड़ा पूरी तरह से गिर गए थे। बचे हुए लोगों की रिपोर्ट से पता चला कि 200-300 किलोमीटर पूर्व की यात्रा करने से 1 घंटे का अतिरिक्त दिन का उजाला मिल सकता है। इससे तीसरे रसातल को घेरने वाली अंधेरी लहर का एक मोटा अनुमान भी मिला। 200 या 300 किलोमीटर दूर नहीं लग सकता है, लेकिन सर्वनाश की दुनिया में जहां परिवहन पंगु हो गया था और हर जगह ज़ॉम्बी थे, रात में प्रवेश करने का मतलब मौत का अंतहीन डर था। इतनी दूर भागना आसान नहीं था। पूनम ने लॉगबुक का उपयोग करके गणना की, अगर बचे हुए लोगों की जानकारी सही है तो हमें कल तक आरामबाग स्टेशन तक पहुंच जाना चाहिए और दिन का उजाला लगभग शाम के 4:30 बजे आ सकता है। हम इतनी दूर नहीं जा पाएंगे। ड्राइवर की सीट पर बैठे राघव ने सिर हिलाया। एक बार जब अंधेरा हो जाएगा तो हमें रुकना होगा। मुझे रात में गाड़ी चलाने का भरोसा नहीं है। सड़क की स्थिति, दृश्यता, ये सब बहुत जोखिम भरा है। जैसे ही वह बोल रहा था, राघव को एहसास होने लगा कि उसे बाधाओं का पता लगाने में मदद के लिए रडार या ड्रोन की आवश्यकता हो सकती है। उनके बिना आंख बंद करके आगे बढ़ने से टूटी हुई पटरियां या बड़े मलबे रास्ते को अवरुद्ध कर सकते थे। सबसे अच्छे मामले में इससे ट्रेन पटरी से उतर जाएगी, सबसे बुरे मामले में ये कुल विनाश में समाप्त हो सकती है। अध्याय 18 नाकेबंदी। ट्रेन भोपाल शहर स्टेशन से बाहर निकली और शहर को पीछे छोड़ गई। धीरे धीरे आसपास का माहौल शांत हो गया, केवल पटरियों की धीमी गूंज हवा में गूंज रही थी। राघव ने भोपाल शहर के ऊपर मंडरा रहे विशाल बादलों के समूह को देखा। वह शुभ बादल का झुंड आसमान में बेजान लटका हुआ था, जिसे हर बार देखने पर एक गहरी दहशत पैदा होती थी। कई लोगों ने इसे देखा था और इसमें कोई संदेह नहीं था कि इसके अंदर एक तरह का वायुमंडलीय प्राणी रहता था, कुछ ऐसा जो ज़ॉम्बी या भयानक संस्थाओं से कहीं ज्यादा खौफनाक था। कोई नहीं जानता था कि वह क्या था। इंसानों के लिए एकमात्र विकल्प या तो किले में दुबकना था या दहशत में भागना था। ऐसा सर्वनाशकारी प्राणी का असली रूप कौन पता करने की हिम्मत करेगा। शहर के बाहर परिदृश्य धीरे धीरे पहाड़ों और खेतों में बदल गया। खून से लथपथ, निर्जन और धुएं से भरे परिदृश्य गायब हो गए, जिससे सर्वनाश से बच निकलने का एक क्षणिक भ्रम पैदा हुआ। राघव ने सोचा था कि रास्ते में लोगों को देखना दुर्लभ होगा। अप्रत्याशित रूप से रेलवे के समानांतर चल रही एक कच्ची सड़क पर बिखरे हुए वाहन दिखाई देने लगे, ज्यादातर ऑफ रोड जीप।
कुछ सेडान कीचड़ से ढकी हुई और सामान से भरी हुई अपने ड्राइवरों के गैस पैडल पर पैर रखने पर सड़क पर दहाड़ रही थीं। जब एक जीप ने ट्रेन को गुजरते हुए देखा तो उसकी खिड़की नीचे हुई। एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने अपना सिर बाहर निकाला और चिल्लाया, ओह शिट, एक ट्रेन! धिक्कार है, ये कमाल है। एक और जीप, जिस पर कामचलाउ पेंट डिज़ाइन बने थे, ने अपनी छत का हैच खोला। एक छोटे बालों वाला युवक AK राइफल पकड़े हुए बाहर निकला। उसने हवा में गोलियों की बौछार कर दी। बंदूक की आवाज़ जोर से गूंज उठी। हे ट्रेन के लोग, क्या तुम्हारे पास कोई खाना या पानी है? हमारे ओएसिस काफिले में शामिल होना चाहते हो? युवक ने ट्रेन पर चिल्लाया। लेकिन कॉकपिट में राघव ने उसे पूरी तरह से अनदेखा कर दिया, लोकोमोटिव को चलाने पर ध्यान केंद्रित किया। कमबख्त, बिना किसी प्रतिक्रिया के युवक ने धीरे से शाप दिया और वापस अपनी सीट पर बैठ गया। सौरभ, क्या हमें आगे वाले एलेक्स को बताना चाहिए? यात्री सीट पर एक पीले बालों वाले युवक ने कहा। उसकी आवाज़ धीमी और गहरी थी। सौरभ ने बेपरवाही से हाथ हिलाया। क्यों? ताकि हम सब ट्रेन पर कूद सकें या कुछ और? जब पीले बालों वाले युवक ने एक अजीब अभिव्यक्ति के साथ जवाब दिया तो सौरभ की आंखें चौड़ी हो गईं। सौरभ, ईंधन! ये सुनकर सौरभ को अचानक एहसास हुआ। उसने अपनी जांघ पर थप्पड़ मारा और थूक दिया, धत, तुम सही कह रहे हो। एक काम कर रही ट्रेन में हजारों लीटर ईंधन हो सकता है। भले ही उसमें इतना ज्यादा न हो, कुछ 100 लीटर भी उनके काफिले को कुछ दिनों तक चलाने के लिए पर्याप्त होगा। उसने तुरंत अपनी वॉकी टॉकी उठाई। एलेक्स, भोपाल एक्सप्रेस लाइन के साथ एक बड़ी चीज आ रही है। यह एक ट्रेन है। मुझे लगता है कि इसमें बहुत सारा ईंधन है। एक ट्रेन, एक खुरदरी आवाज ने वॉकी टॉकी पर प्रतिक्रिया दी, जो उत्सुक लग रही थी। हाँ, मुझे लगता है कि यह लगभग 10 मिनट में कजान स्टेशन पहुंचेगी। तुम्हारा क्या विचार है? मैं इसे रोकूंगा। दूसरी टीम, पीछे से चक्कर लगाकर आओ। ठीक है। काफिले से 10 किलोमीटर आगे वाहनों की एक छोटी टीम तेजी से चल रही थी। समूह का नेतृत्व एक संशोधित रैप्टर ट्रक कर रहा था। पिछली सीट पर एलेक्स बैठा था, जिसका चेहरा चौकोर, कठोर था और एक घूरना उसे मेनेसिंग धमकी भरा बना रहा था। एक भारी मेकअप वाली युवती उससे चिपकी हुई थी क्योंकि वह आगे की सड़क का सर्वेक्षण कर रहा था। तीसरा, एलेक्स, अगले मोड़ पर मुड़ जाओ। वह बड़ी चीज कजान स्टेशन की ओर बढ़ रही है। ठीक है बॉस। इस काफिले में एलेक्स का शब्द कानून था। सर्वनाश से पहले एलेक्स कोई अपराधी सरगना नहीं था। वह सिर्फ एक स्थानीय बाजार में एक छोटा मोटा विक्रेता था। लेकिन सर्वनाश के बाद उसने अप्रत्याशित रूप से एक क्षमता को जागृत किया, जिसने उसे तुरंत शक्ति की स्थिति में एलिवेटेड ऊंचा कर दिया। दोस्त और रिश्तेदार, जो कभी उसे तुच्छ मानते थे, अब उसकी सुरक्षा के लिए गिड़गिड़ाते थे। एलेक्स, एक चालाक आदमी, ने अपनी नई क्षमताओं का उपयोग करके कठोर, सशस्त्र बचे हुए लोगों के एक समूह को भर्ती किया। जल्द ही अन्य लोग उसकी सुरक्षा के बदले में उसे आपूर्ति और मूल्यवान वस्तुएं देना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में एलेक्स ने 20 से अधिक वफादार अनुयायियों को इकट्ठा कर लिया था, जो एक स्वघोषित राजा की तरह रह रहे थे। यहाँ तक कि उच्च वर्ग की महिलाएं भी, जिन्होंने कभी उसे नीचा दिखाया था, अब खुद को उसके सामने फेंक रही थीं। उसकी रातें पार्टियों और भोग से भर गईं और उसका आत्मविश्वास बढ़ गया। अब उसके आदमियों की रिपोर्ट सुनकर कि एक विशाल ट्रेन ने उसके इलाके में श्रद्धांजलि अर्पित किए बिना संचालित करने की हिम्मत की थी और यहाँ तक कि उसकी निगरानी में भोपाल शहर छोड़ने का प्रयास कर रही थी, उसका स्वाभिमान आहत हुआ। उसने तुरंत एक नाकेबंदी की भूमिका निभाने की तैयारी की। आखिरकार ये पहले से ही उसकी योजना का हिस्सा था जब वह भोपाल शहर छोड़ रहा था। ट्रेन पर वापस राघव ने पहले हुई राइफल की गोलियों की आवाज़ पर अपनी भौहें चढ़ा लीं। सावधानी के कारण उसने ट्रेन की गति थोड़ी बढ़ा दी। कच्ची सड़कों पर चलने वाले वाहनों की तुलना में ट्रेन को अपनी चिकनी पटरियों पर गति में एक महत्वपूर्ण लाभ था। वह ओएसिस काफिला, मैंने अभी अभी उन्हें रेडियो पर सुना था। कहा जाता है कि उनका नेता भी एक क्षमता उपयोग करता है, पूनम ने कहा। उसकी आवाज़ बंदूक की आवाज़ सुनकर चिंता से भरी थी। मैंने भी सुना, राघव ने जवाब दिया। लेकिन वे सड़क से यात्रा कर रहे हैं और हम रेलवे पर हैं। हमें एक दूसरे के रास्ते से दूर रहना चाहिए और किसी भी संघर्ष से बचना चाहिए। अपने शांत शब्दों के बावजूद एक और क्षमता उपयोगकर्ता का उल्लेख राघव को बेचैन कर गया। अनंत ट्रेन परियोजना में कई फायदे थे, लेकिन एक ग्लेयरिंग चमकदार कमजोरी भी थी। ये बहुत ज्यादा कंस्पिक्यूअस स्पष्ट थी। पटरियों पर गड़गड़ाती हुई एक विशाल ट्रेन को नज़रअंदाज करना असंभव था और बचे हुए लोगों से ध्यान आकर्षित करना निश्चित था। हमें और अधिक टीममेट्स सहकर्मियों को भी भर्ती करने की ज़रूरत है। अगर हर कोई हमें निशाना बनाना शुरू कर देता है तो इसे संभालना मुश्किल होगा, पूनम ने टिप्पणी की। राघव को एक आश्चर्यचकित नज़र दी और फिर जल्दी से अपनी नज़रें नीचे कर लीं। मैंने आपके द्वारा पहले साझा किए गए पोस्ट देखे। मुझे लगता है कि अगर लोगों को आपकी क्षमता के बारे में नहीं पता होगा तो वे आपकी योजना पर आसानी से विश्वास नहीं करेंगे।
मुझे पता है, राघव ने बोल्ड निर्भीक होकर कहा, जब टीममेट्स की बात आती है तो गुणवत्ता मात्रा से बेहतर होती है। मेरी क्षमता मुझे सबका शोफर चालक बनाने के लिए नहीं है। मैं इस ट्रेन पर किसी को भी नहीं चढ़ने दे रहा हूँ। अगर कोई मूल्यवान नहीं है तो मैं अपने लिए और अधिक परेशानी नहीं पैदा करना चाहूँगा। उसने पूनम की ओर देखा और मुस्कुराया। और निश्चित रूप से उन्हें कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसे मैं अप्रूव मंजूर करूं। पूनम का चेहरा इनएक्सप्लिकेबली अकारण लाल हो गया। उसने सोचा कि राघव उसके साथ फ्लर्ट छेड़छाड़ कर रहा था और तुरंत थोड़ा ऑकवर्ड अजीब महसूस किया। मेरा मतलब उस तरह से नहीं था, राघव हल्के से खांसा। मैं अच्छी शक्ल की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि चरित्र और व्यक्तित्व जैसी चीज़ों की। उसके स्पष्टीकरण ने केवल पूनम के चेहरे को और भी लाल कर दिया। उसने पूरी तरह से उसकी नज़र से बचते हुए अपना सिर नीचे रखा और लॉगबुक में कुछ रिकॉर्ड करने में व्यस्त होने का नाटक किया। छन 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 छन, ट्रेन सपाट मैदानों में तेज गति से दौड़ रही थी। तभी राघव ने अपनी बढ़ी हुई दृष्टि के साथ कजान स्टेशन के पास पटरियों पर बहुत आगे कुछ देखा। एक क्षतिग्रस्त कार जानबूझकर पटरियों के पार रखी गई थी। स्थिति इतनी सटीक थी कि यह स्पष्ट था कि इसे जानबूझकर ट्रेन को रोकने के लिए स्थापित किया गया था। एक एम्बुश घात। राघव की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। उसने पूनम को चिल्लाया, पीछे जाओ, जल्दी, कसकर पकड़ लो। आसन्न खतरे को महसूस करते हुए पूनम का चेहरा बदल गया। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के पालन किया, पीछे डिब्बे नंबर 1 की ओर भाग गई। वहां उसने उस युवा लड़की को देखा जो अभी भी सोई हुई थी और बिना सोचे समझे सुरक्षा के लिए उसे कसकर गले लगाने के लिए उसके पास दौड़ी। इस बीच कजान स्टेशन प्लेटफॉर्म पर एक खंभे के पीछे एलेक्स और उसके आदमी पहले से ही अपनी जगह पर थे, हथियारों से लैस। पास आती ट्रेन की गड़गड़ाहट सुनकर एलेक्स ने स्थिति का आकलन करने के लिए बाहर झांका। लेकिन जब उसने देखा कि ट्रेन धीमी होने के कोई संकेत नहीं दिखा रही थी तो उसका चेहरा क्रोध से मुड़ गया। उसने दहाड़ कर कहा, गोली चलाओ, उस कमीने को रोको। उसके आदेश पर उसके आदमी खंभों के पीछे से बाहर निकले, विभिन्न राइफलों और शॉटगनों को लहराते हुए। एक शब्द भी कहे बिना उन्होंने तेजी से पास आती ट्रेन के कॉकपिट की ओर गोलियों की बौछार कर दी। धड़ाम 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 धड़ाम, बंदूक की आवाज़ एक पल में फूट पड़ी। कॉकपिट के अंदर राघव ने अपने दांत पीसे और कंट्रोल पैनल के पीछे झुक गया, हैंडल को कसकर पकड़ लिया। धीमा होने के बजाय उसने ट्रेन को और भी तेज करने के लिए कहा। तुम सब धिक्कार है, राघव ने अपने मन में शाप दिया। मैंने ट्रेन चलाने का यही कारण चुना है ताकि मैं तुम जैसे कमबख्तों को धूल में कुचल सकूं। अध्याय 19, क्षमता उपयोगकर्ता। एक जोरदार दहाड़ के साथ राघव ने महसूस किया कि उसका खून खौल रहा है क्योंकि वह सीधे गोलियों की बौछार में घुस गया था। बूम, तेज गति से 200 टन का भारी गैस टर्बाइन लोकोमोटिव अजेय था। पटरियों पर रखी पतली चमड़ी वाली सेडान एक पल में नष्ट हो गई, चिंगारियों और मलबे में बिखर गई। कॉकपिट के अंदर राघव और पूनम ने केवल एक हल्का झटका महसूस किया, इससे पहले कि ट्रेन आगे बढ़ गई, जैसे कि उसने सिर्फ एक गत्ते के डिब्बे पर से गाड़ी चला दी हो। बैंग बैंग बैंग, गोलीबारी ने पूरी धातु की ट्रेन के शरीर पर बारिश कर दी, केवल हल्की सफ़ेद निशान छोड़ गए। हालांकि एक उछलती हुई गोली एलेक्स के एक गुर्गे के पैर में लगी, जो सीधे उसकी जांघ से आर पार हो गई। गुर्गा दर्द में अपनी टांग पकड़कर चिल्लाया। कुछ ही पलों में ट्रेन घात स्थल से तेजी से आगे बढ़ गई। एलेक्स दृश्य को देखते हुए महसूस किया कि उसका अधिकार बिखर गया है और वह उग्र हो गया था। उसकी आंखें हरे रंग की चमक उठीं और एक जोरदार चीर के साथ उसकी शर्ट फट गई क्योंकि उसकी पीठ से 4 भयानक हरे रंग के टेंटिकल्स लटकती भुजाएं बाहर निकले। एक मकड़ी की गति और सटीकता के साथ चलते हुए वह तेजी से ट्रेन का पीछा करने के लिए पटरियों पर चढ़ गया। इन टेंटिकल्स के पास इमेंस स्ट्रेंथ, अत्यधिक शक्ति थी जो 1 टन से अधिक वजन वाली वस्तुओं को उठाने में सक्षम थी। उन्होंने उसे असाधारण चपलता भी प्रदान की। एलेक्स ने खुद को उनकी ताकत और गति को सुधारने के लिए भी प्रशिक्षित किया था, स्मगली अहंकारपूर्वक खुद को 4 विंग्ड किंग कहते हुए। धप, जैसे ही राघव और पूनम ने सोचा कि वे घात से बच गए हैं, ट्रेन की छत से एक भयानक आवाज आई। राघव की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। उसने तुरंत ट्रेन की गति थोड़ी कम कर दी और अपनी छोटी ब्लेड पकड़ ली। उसे ट्रेन को धीमा करना पड़ा, अन्यथा उसके पास आसन्न खतरे से निपटने के लिए ध्यान केंद्रित नहीं होगा। धड़ाम धड़ाम धड़ाम, छत से चिपकी हुई किसी चीज की आवाज ने पूनम को सचेत कर दिया, जो डर से एक गेंद की तरह सिकुड़ गई थी। राघव तनाव में था, ध्यान से सुन रहा था। अचानक टेंटिकल्स वाला एक अधेड़ उम्र का आदमी कॉकपिट की खिड़की के बाहर दिखाई दिया। वाह वाह, तुम्हारे पास गट्स, साहस है, बच्चे, मेरी नाकेबंदी से गुजरने की हिम्मत कर रहे हो। ये देखकर कि ड्राइवर सिर्फ एक युवा व्यक्ति था, एलेक्स ने जोर से शाप दिया। लेकिन फिर उसकी आंखें पूनम पर पड़ी जो गलियारे में दुबकी हुई थी। उसकी अभिव्यक्ति तुरंत डिलाइट खुशी में बदल गई। वाह, हमारे पास यहाँ क्या है? एक सुंदर सी छोटी महिला।
एलेक्स के टेंटिकल्स को देखकर पूनम का चेहरा पीला पड़ गया। उसकी राक्षसी उपस्थिति, चमकती हरी आंखों और हिलते हुए अपेंडेजेस ओपन के साथ उसे एक डरावनी फिल्म के प्राणी से अलग नहीं दिखाती थी। एक क्षमता उपयोगकर्ता। राघव का दिल धड़क गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि घात में एक क्षमता उपयोगकर्ता शामिल होगा। यह एक के साथ उसका पहला सामना था और यह कुछ भी नहीं था जैसा उसने कल्पना की थी। आखिरकार किसने सोचा होगा कि एक क्षमता किसी को टेंटिकल्स उगा सकती है? क्या यह एक क्षमता थी या परमाणु विकिरण? धप! एक शब्द भी कहे बिना एलेक्स ने अपनी एक टेंटिकल को विंडशील्ड पर मारा। उच्च शक्ति वाला कांच जो 10-15 मिलीमीटर मोटा था और राइफल की गोली का सामना करने में सक्षम था, प्रभाव के तहत एक मकड़ी के जाल के पैटर्न में दरार पड़ गई। राघव शॉक्ड हैरान था। विंडशील्ड, जो मुश्किल से एक खरोंच के साथ गोलियों को झुका सकती थी, एक ही वार से क्षतिग्रस्त हो गई थी। इस आदमी की ताकत कितनी भयानक थी! हालांकि एलेक्स भी उतना ही सरप्राइज आश्चर्यचकित था। वह अपने टेंटिकल्स की ताकत जानता था और उम्मीद नहीं की थी कि कांच टिका रहेगा। स्पष्ट रूप से ट्रेन की रक्षात्मक क्षमता को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। धिक्कार है! राघव की अभिव्यक्ति ठंडी हो गई क्योंकि उसने ब्रेक पर जोर से पैर मारा, जिससे ट्रेन एक चीख के साथ रुक गई। अचानक रुकने की उम्मीद नहीं थी एलेक्स, जो इनर्शिया जड़ता से पीछे फेंक दिया गया था और ट्रेन से गिर गया। दरवाज़ा बंद करो! राघव पूनम के पास से भागा, अपनी छोटी ब्लेड पकड़ी और कॉकपिट के पीछे का दरवाज़ा खोला। तुम क्या कर रहे हो? पूनम ने सदमे में चिल्लाया क्योंकि उसने उसे ट्रेन को रोकते हुए देखा था। उसे बाहर निकाल रहा हूँ, राघव ने जवाब दिया, बाहर कूद गया और लोहे के दरवाजे को उसके पीछे बंद कर दिया। वह जानता था कि एलेक्स जैसे एक क्षमता उपयोगकर्ता, जो एक चलती ट्रेन के साथ चल सकता था और इसकी सुरक्षा को तोड़ सकता था, उसे अनदेखा नहीं किया जा सकता था। ट्रेन के अंदर छिपना केवल अपरिहार्य को विलंबित करेगा। अगर विंडशील्ड टूट जाता तो उसे उसकी मरम्मत करने में घंटों लग जाते। उसके पास समय नहीं था। एक बार जब रात हो जाती और उसका स्थान उजागर हो जाता तो वह पिछली रात के कनखजूरे राक्षस जैसे भयानक प्राणियों के लिए एक आसान लक्ष्य होगा। एलेक्स धूल से ढका हुआ गुस्से में उठा। जब उसने युवा व्यक्ति को स्टील की ब्लेड लहराते हुए ट्रेन से कूदते देखा तो वह हंसे बिना नहीं रह सका। यह क्या है? एक नायक संकट में फंसी युवती को बचाने आ रहा है। उसने स्नीर ताना मारा। उसके टेंटिकल्स उसके पीछे फैल गए, जिससे वह विशाल दिखाई दिया। एक एरोगेंट अहंकारी लहजे में उसने घोषित किया, माफ करना बच्चे, लेकिन आज मैं तुम्हारी जान, तुम्हारी ट्रेन ले रहा हूं और मैं तुम्हारी महिला का भी अच्छी तरह से ख्याल रखूंगा। राघव की आंखें सनकरी हो गईं। एक शब्द भी कहे बिना उसने अपना हाथ उठाया और एक चार्ज किया हुआ वायु तोप सीधे एलेक्स के चेहरे पर लक्षित किया। फूफ! हवा का तेज झोंका आगे बढ़ा। एलेक्स ने अभी अभी प्रतिक्रिया करना शुरू किया था जब उसे लगा जैसे उसके माथे पर एक स्लेजहैमर हथौड़ा से मारा गया हो, जिससे वह पीछे की ओर उड़ गया। धत! एक और क्षमता उपयोगकर्ता! एलेक्स का दिल दहशत में दौड़ गया। उसे एहसास हुआ कि राघव उसकी तरह एक क्षमता उपयोगकर्ता था। हाल ही में अपनी क्षमताओं को जागृत करने के कारण एलेक्स में युद्ध का अनुभव नहीं था। अचानक हमला होने पर उसे कड़ी चोट लगी थी और ठंडे पसीने की बूंदें उसकी पीठ से टपक रही थीं। फिर भी उसके बढ़े हुए शरीर और रिफ्लेक्सेस प्रतिक्रियाओं ने उसे जल्दी से ठीक होने दिया। हवा में रहते हुए उसकी एक टेंटिकल बिजली की तरह बाहर निकली, जो राघव की टखने के चारों ओर लिपट गई। ट्रेन की पटरियां एक खड़ी खाई के साथ चलती थीं। जैसे ही एलेक्स ने अपने अन्य टेंटिकल्स का उपयोग करके खुद को स्थिर करने की कोशिश की, उन्होंने पटरियों के चारों ओर लगे तार की बाड़ को फाड़ दिया। वह और राघव दोनों ढलान से नीचे गिर गए, नीचे की गहराई में दुर्घटनाग्रस्त हो गए। राघव ने टेंटिकल्स की गति या ताकत का अनुमान नहीं लगाया था। यहां तक कि एक क्लोज रेंज नज़दीक से वायु तोप के बाद भी एलेक्स को केवल उसके माथे पर एक उथले घाव के साथ हवा में फेंक दिया गया था। एक क्षमता उपयोगकर्ता की रक्षात्मक शक्ति भयानक थी। जैसे ही एलेक्स की टेंटिकल उसकी टखने के चारों ओर लिपट गई, राघव ने एक तीव्र क्रशिंग फोर्स कुचलने वाली ताकत महसूस की, जिससे वह दर्द में हाँफने लगा। अगर उसकी बढ़ी हुई ताकत और बचाव नहीं होता तो उसकी टखने एक पल में टूट गई होती। गुनगुन गुनगुन गुनगुन! जैसे ही उनके चारों ओर दुनिया घूम रही थी, एलेक्स के टेंटिकल्स ने कई झाड़ियों को फाड़ दिया, लेकिन वे उसके डिसेंट उतरने को रोकने में विफल रहे। इस बीच राघव ने अपनी छोटी ब्लेड छोड़ दी, अपने सिर के ऊपर अपने हाथों से कर्ल्ड अप सिकुड़ गया और एलेक्स द्वारा तब तक खींचा गया जब तक कि वे दोनों ढलान के नीचे लुढ़क गए, नदी के किनारे के पास उतरे। असहनीय दर्द! जब राघव अंततः अपनी आंखें खोलने में कामयाब रहा तो उसके शरीर के हर कोने से जलने वाले दर्द की लहरें निकल रही थीं। उसकी पहली प्रवृत्ति अपने आसपास को स्कैन करना था। थोड़ी दूर उसने एलेक्स को देखा। उसके टेंटिकल्स फैले हुए थे क्योंकि आदमी अपने पैरों पर लड़खड़ा रहा था। चूंकि एलेक्स गिरने के दौरान सामने था, उसके विशाल टेंटिकल रूप ने रास्ते में अधिकांश नुकीली चट्टानों और वनस्पति को अवशोषित कर लिया था। अब वह खून से लथपथ था, पूरी तरह से अस्त व्यस्त लग रहा था।
ओह, धिक्कार है। हालांकि उसके रक्षात्मक गुण काफी बढ़ गए थे, एलेक्स की पीठ अब विकृत हो गई थी, मांस टुकड़ों में फटा हुआ था। उसकी एक टांग विस्थापित हो गई थी और दर्द इतना तीव्र था कि वह अपने दाढ़ को धूल में पीस रहा था। क्रोध से प्रेरित होकर एलेक्स ने राघव को घूरा, जिसे वह अपने साथ नीचे खींच लाया था। पहली बार एलेक्स ने उसे कम नहीं आंका। इस युवा व्यक्ति ने उसे नंगे हाथों से वापस नॉकबैक पीछे फेंकने में कामयाबी हासिल की थी। ये किस तरह की क्षमता थी? एलेक्स इसका कोई मतलब नहीं निकाल सका। इस तरह की स्थिति में वह जानता था कि उसे पूरी तरह से जाना होगा। एकमात्र विकल्प पहले और निर्णायक रूप से स्ट्राइक प्रहार करना था। लेकिन जैसे ही एलेक्स ने गिरे हुए राघव पर अपनी नज़र केंद्रित की, उसे अचानक एहसास हुआ कि युवा व्यक्ति ने पहले ही अपनी आंखें खोल दी थीं और सीधे अपनी उंगली उसके माथे पर इंगित कर रहा था। ओह, धिक्कार है, फिर से नहीं। पहले से ही एक बार पीड़ित होने के बाद एलेक्स का दिल धड़क गया। उसने अपने चेहरे को ढालने के लिए सहज रूप से अपने सभी 4 टेंटिकल्स को बढ़ाया। फिर भी अनुमानित हमला नहीं आया। इसके बजाय अचानक आंदोलन ने एलेक्स की पीठ पर घावों को और फाड़ दिया, इतना गहरा कि उसकी हड्डियां दिखाई दे रही थीं। खून एक धारा की तरह बाहर निकला, जिससे वह दर्द से नीली लगभग बेहोश हो गया। एक फेंट छलावा। एलेक्स के पास दर्द में चिल्लाने का समय नहीं था। उसने राघव को खोजने के लिए अपने टेंटिकल्स को पीछे हटाया, जो एक शिकार करने वाले कुत्ते की तरह उस पर चार्ज हमला कर रहा था। उसके हाथों ने लीवरेज लाभ के लिए जमीन को पंजा मारा। युवा व्यक्ति ने एक पल में दूरी को बंद कर दिया और एक सुसाइडल आत्मघाती दृढ़ संकल्प के साथ एलेक्स के उजागर चेहरे पर सीधे एक डेविस्टेटिंग विनाशकारी पंच घुसा दिया। बूम! पूरे बल के वार ने एलेक्स की नाक को नीली लगभग तोड़ दिया, जिससे उसकी दृष्टि काली हो गई। उसके टेंटिकल्स प्रतिक्रिया में वाइल्डली पागलपन से छितराए, हवा में बेतरतीब ढंग से फ्लेलिंग फड़फड़ाते हुए, लेकिन उनमें से कोई भी हिट वार नहीं कर सका। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यह सीमिंगली लगभग युवा और अनुभवहीन लड़का इतना फरोशियस भयंकर होगा। एक ओपनिंग अवसर बनाने के लिए एक फेंट छलावा का उपयोग करके और फिर इस तरह की सटीकता और ब्रूटैलिटी क्रूरता के साथ स्ट्राइक प्रहार करना। यह एलेक्स जैसे किसी व्यक्ति की प्रतिक्रिया की गति और युद्ध की इंस्टिंक्ट्स सहज ज्ञान से कहीं परे था, जिसने अपने जीवन का अधिकांश हिस्सा एक सब्जी की दुकान चलाने में बिताया था। 2 क्रशिंग कुचलने वाले वारों को क्विक सक्सेशन तेज उत्तराधिकार में झेलने के बाद एलेक्स का आत्मविश्वास क्रम्बल टूटने लगा। डर उसके दिल में रेंग गया। उसका काफिला केवल एक दिन के लिए सड़क पर था और पहले से ही एलेक्स अपने ऊपर मौत की ठंडी पकड़ लूमिंग मंडराता हुआ महसूस कर सकता था।